नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। योगी आदित्यनाथ ने बतौर मुख्यमंत्री 8 साल पूरे कर लिए हैं। 5 साल मुख्यमंत्री रह कर के भी उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया था और 8 साल पूरे करके भी एक इतिहास रचा है। वैसे तो उनसे ये भी पूछा गया कि क्या वो तीसरी बार भी चुनाव लड़ेंगे। पूछने का आशय ये था कि क्या तीसरी बार भी मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं? तो उन्होंने जो जिसके लिए वो जाने जाते हैं एक्चुअल में, बिल्कुल स्पष्ट बात करते हैं और उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है, ऐसा कोई मन नहीं है और कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। यानी लेस मात्र भी पद का किसी तरह का कोई लोभ लालच योगी आदित्यनाथ को नहीं है। उनके इस इंटरव्यू की चारों तरफ इसलिए भी चर्चा है कि उन्होंने राहुल गांधी को नमूना बताया है और ये कहा है कि इस तरह के जो नमूने हैं उनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को फायदा भी मिल रहा है। तो राहुल गांधी को तो उन्होंने नमूना कह दिया है। एक और हैं जो रोजाना कुछ ना कुछ टीका टिप्पणी करते ही रहते हैं। उनके बारे में उस तरीके से तो सीधी टिप्पणी नहीं की है, लेकिन अतीत में उनके बारे में बहुत कुछ वो ऑलरेडी कह चुके हैं। मथुरा के बारे में जो उन्होंने कहा है, वो अंडरलाइन करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हम कोर्ट का आदेश मान रहे हैं, वरना मथुरा में तो अब तक बहुत कुछ हो गया होता। और ये अगेन हमें जो अयोध्या में भगवान राम के लिए मंदिर बना है, उसके लिए जो संघर्ष हुआ है दशकों तक, बल्कि मैं कहूंगा कि सदियों बीत गई इंतजार करते हुए और कोर्ट का मुंह त्यागते रहे, वरना सरकार का एक अध्यादेश अधिग्रहण काफी था। उस पूरी राम जन्मभूमि के अधिग्रहण कर लेती और न्यास को सौंप देती और वहां पर एक भव्य मंदिर बन जाता। पर चूंकि हिंदू जो हैं वो इतने सहनशील होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं कि कोर्ट के आदेश का इंतजार करते हैं, इसलिए भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनने में भी दशकों लग गए। दशकों तक लोगों ने इंतजार किया। तो योगी आदित्यनाथ ने जो इंटरव्यू दिया है, आज उसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब। उनको जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। 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 वीरेंद्र जी, वैसे तो योगी आदित्यनाथ ने बहुत कुछ कहा है, लेकिन सबसे पहली तो टिप्पणी मैं उनके 8 साल के कार्यकाल पर ही चाहूंगा आपसे। क्या बड़ा परिवर्तन इन 8 सालों में उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं? योगी जी के बारे में सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि योगी जी भारत की राजनीति में कौन-सी धारा, कौन-सी शक्तियों को रिप्रेज़ेंट करते हैं, किनका वो प्रतिनिधित्व करते हैं, बहुत स्पष्ट हमें ये समझना होगा। योगी जी को कोई बोलता है कि वो रेबेल राउज़र हैं, कोई बोलता है कि वो कट्टर हिंदुत्ववाद का प्रतीक हैं, कोई बोलता है वो भगवा राष्ट्रवाद भगवा हिंदुत्व का प्रतीक है। सब ठीक कहते हैं अपने-अपने तरीके से, लेकिन योगी जी देश के पहले नेता हैं, जिन्होंने एलिफेंट इन द रूम को एड्रेस करने का साहस दिखाया। एलिफेंट इन द रूम का मतलब ये है कि एक ऐसा अप्रिय विषय, एक ऐसा कड़वा सच, जिसको बात करने में नेता कतराते हैं और वो गोल-मोल बातें करते हैं, गंगो-जमुन तहजीब, मिली-जुली संस्कृति, भाईचारा और सामुदायिक सौहार्द, न जाने क्या-क्या। योगी जी ने साफ-साफ कहा कि जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, वो हम लेंगे। हमें किसी का कुछ छीनना नहीं है। औ औ और इसी बात को प्राइम मिनिस्टर ने भिन्न-भिन्न अवसरों पे 2 शब्दों में कहा है, विकास और विरासत। मैं स्पष्ट उदाहरण देके बताना चाहता हूँ कि 22 जनवरी
2024 को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में समय प्रधानमंत्री ने कहा विकास और विरासत, यानी हाईवे भी बनेगा, एक्सप्रेसवे भी बनेगा, एयरपोर्ट भी बनेगा, पावर प्लांट भी बनेगा, और बिजली घर भी बनेगा, एयरपोर्ट भी बनेगा, लोगों को जो है को खाद भी मिलेगी, बीज भी मिलेगा, पानी भी मिलेगा, उनको आवास भी मिलेगा, उनको बिजली कनेक्शन भी मिलेगा, एलपीजी भी मिलेगा और खाद्यान्न भी मिलेगा, शिक्षा भी मिलेगी। लेकिन साथ ही साथ जो हमारी विरासत है, काशी, मथुरा, अयोध्या और संभल और कम से कम ऐसी 4000 मस्जिदें, वो भी हमारी हैं। प्राइम मिनिस्टर ने बहुत ही परिमार्जित भाषा में, बहुत ही आर्टिकुलेट और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में उन्होंने 10 करोड़ शब्दों की बात को उन्होंने 2 शब्दों में कह दिया, विकास और विरासत। इसी बात को योगी जी ने लगातार दोहराया है, इसी बात को उन्होंने आज भी कहा अपने इंटरव्यू में। और और अब आते हैं दूसरी बात पे, जो जो इसकी बहुत चर्चा हो रही है, मथुरा कि हम तो वहाँ पे कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं, वरना वहाँ बहुत कुछ हो गया होता। इसके 2 एक जो संभावित जो इसके निहितार्थ, पहला तो ये है कि जो इंडी अलायंस को इस बात का जवाब है कि आपने जून 2024 के लोकसभा चुनाव में जो आपने फर्जी नैरेटिव खड़ा किया, फर्जी कहानी आपने चलाई कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, तो अब फर्जी कहानी का जवाब हमारे पास है। अगर इस तरह की फर्जीफिकेशन करेंगे, तो फिर जो है हमारे पास काशी भी है, मथुरा भी है, संभल भी है, बदायूं भी है, लखनऊ भी है और भी तमाम जगह हैं। दूसरी बात ये है, ये केंद्र सरकार को इस बात को उन्होंने ये एक तरह का रिमाइंडर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े वकील अश्वनी उपाध्याय की पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट में 5 साल से अधिक हो गया पेंडिंग है, और जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट लगातार केंद्र सरकार से कह रहा है कि आप काउंटर एफिडेविट दाखिल करिए। आपका मत इस विषय पर क्या है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, जिसमें ये व्यवस्था है कि 15 अगस्त 1947 को जिस धर्मस्थल की जो जो अवस्था थी, जो स्टेटस था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। उसमें अयोध्या को शामिल नहीं किया जा सकता। यानी जो हमारी प्राचीन सांस्कृतिक विरासत है, जहाँ मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है, हम उसको रिक्लेम नहीं कर सकते। ये हमारे सेकुलर संविधान ने हिंदुओं को कांग्रेस ने ये हमें तोहफा या हमें उपहार ये दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि किसी भी और ये संविधान का भी प्रोविजन है कि किसी भी नागरिक को किसी भी विवाद के विषय में जुडिशियल रेमेडी से सीक करने से रोका नहीं जा सकता। न्याय प्राप्त करने के लिए कोर्ट में जाने के अधिकार से किसी को रोका नहीं जा सकता। केंद्र सरकार ने लास्ट ईयर दिसंबर में ये वादा किया था, सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन लगी थी, और चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने स्पेशल बेंच भी गठित कर दी थी। उनका इस वर्ष मई में रिटायरमेंट है, और उन्होंने और तब केंद्र सरकार के अटॉर्नी जनरल ने ये वादा किया था कि हम 4 हफ्ते में, यानी जनवरी के में 15 से 20 के बीच में हम अपनी एफिडेविट दाखिल कर देंगे। लेकिन केंद्र सरकार फिर मुकर गई, और केंद्र सरकार चाहती है कि ये इसके बारे में कोर्ट ही फैसला करे। केंद्र सरकार जो है, हालांकि नरेंद्र मोदी हिंदुओं के वोट से नेता बने हैं, प्राइम मिनिस्टर तीसरी बार बने हैं, लेकिन हिंदुओं के पक्ष में वो एक कैटेगोरिकल खुल करके स्टैंड लेने से अभी तक वो कतरा रहे हैं। तो आज योगी जी ने नरेंद्र मोदी को भी ये भी याद दिलाया है कि मथुरा का मामले में यदि आप एफिडेविट फाइल कर दें और आप कहें कि प्रिवेंशन ऑफ ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी है, संविधान विरोधी है, ये आप खुल के स्टैंड लें, तो मथुरा का, काशी का मसला बहुत जल्दी हल हो सकता है। तो ये योगी जी ने आज साफ बता दिया है कि इसमें कोई भ्रम ना रहे। और जैसा मैंने कहा कि उनके अंदर ये साहस है कि ही कैन एडजस्ट द एलिफेंट इन द रूम, एक ऐसी बात जो अपनी सच है, जो कठोर सच है, जो कड़वा सच है,
जिसको नेता जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हैं, वो कहने का साहस नहीं रखते। योगी जी का खुले का स्टैंड औरंगज़ेब को लेकर के, इन्वेडर्स को लेकर के, ये तुर्क हमलावरों को लेकर के, आक्रांताओं को लेकर के बड़ा स्पष्ट है। जब महाराष्ट्र में औरंगज़ेब की कब्र को लेकर विवाद हुआ और अभी पिछले हफ्ते जो बैंगलोर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक संपन्न हुई, उसमें आरएसएस के प्रचार के जो प्रमुख हैं सुनील अंबेडकर ने कहा कि औरंगज़ेब भारत में तो इर्रेलेवेंट है, अप्रासंगिक है। तो अब सवाल ये उठा कि अगर औरंगज़ेब अप्रासंगिक है, तो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल महाराष्ट्र में औरंगज़ेब की जो कब्र है, छत्रपति शिवाजी नगर में जिस जिस जिले का नाम पहले औरंगाबाद था, उस कब्र को हटाने का अभियान आंदोलन क्यों चला रहा है? इसका जवाब संघ के पास नहीं था। और जब इसके ऊपर शोर मचा, लोगों ने सवाल किए, तब इस सभा की बैठक के समाप्ति के अंतिम दिन संघ के जो सह कार्यवाह हैं, जो नंबर 2 हैं, दत्तात्रेय घोष बोले। उनको ये कहना पड़ा, उनके बगल में सुनील अंबेडकर बैठे हुए थे। उन्होंने सुनील अंबेडकर की उपस्थिति में उन्हीं के बयान का खंडन किया और उन्होंने कहा कि विदेशी हमलावरों के महिमा मंडन राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए खतरा है। और उन्होंने ये भी याद दिलाया कि यदि आप कहते हैं कि भारत में गंगो-जमुन तहज़ीब है, मिली-जुली संस्कृति है, भाईचारा है, कंपोज़िट कल्चर है, तो आप औरंगज़ेब के छोटे भाई दारा शिकोह को याद क्यों नहीं करते? वो तो सनातन संस्कृति का सम्मान करता था। उसने संस्कृत सीखी थी और औ और उसने ब्राह्मण गुरुओं से उपनिषद का ट्रांसलेशन भी किया था फ़ारसी में। और वो तो बहुत ही उदार मन का व्यक्ति था। वो औरंगज़ेब की तरह कट्टर नहीं था। वो मंदिर तोड़ने के पक्ष में हिंदुओं का ज़बरिया उनको मुसलमान बनाए जाने के पक्ष में नहीं था। वो कलमा पढ़ाने के पक्ष में नहीं था। तो अब ये बात बस बहुत स्पष्ट कर दी है फिर से योगी जी ने। उन्होंने अपने 8 साल पुराने स्टैंड को दोहराया है कि वो किन मुद्दों के लिए राजनीति में हैं। हमारी समस्या ये है कि हमने यूपी में कभी एक भी मुख्यमंत्री को अपना 5 साल पूरा करते हुए नहीं देखा। अपवाद के स्वरूप में 2007 से 12 के बीच में बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती जी ने अपना कार्यकाल पूरा किया और 2012 से 17 के बीच में समाजवादी पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कार्यकाल पूरा किया, ठीक है। लेकिन ये क्षेत्रीय पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियों का कोई जो है कोई स्ट्रक्चर्ड लीडरशिप नहीं होती, कोई उनका ठोस जो है पॉलिटिकल और वैचारिक आधार नहीं होता, कोई लॉन्ग टर्म विज़न नहीं होता। बस किसी तरीके से सत्ता में बने रहो, लगातार चुनाव लड़ते रहो, कभी यहाँ गठबंधन कर लो, कभी वहाँ गठबंधन कर लो। तो योगी जी ने ये बताया कि वो इस तरीके के प्रोफेशनल पॉलिटिशियन नहीं हैं, वो अगर सत्ता में हैं, तो एक सुस्पष्ट एजेंडा के तहत हैं और वो एजेंडा किसी वर्ग के, किसी जाति, किसी मज़हब के हितों के खिलाफ नहीं है, वो सबके पक्ष में है। उन्होंने ये साफ-साफ याद दिलाया कि 2017 से यूपी में दंगे नहीं हुए। अगर दंगा होता है, तो हिंदू का भी घर जलता है, मुसलमान का भी घर जलता है, हिंदू की भी दुकान जलती है, मुसलमान की भी दुकान जलती है, तो मुसलमान उत्तर प्रदेश में सबसे सुरक्षित है। ये बात योगी जी ने बहुत जोर दे के कही। तो आज उन्होंने और जो 8 साल का जो जो उन्होंने किया है वो अन्य बातों पे फिर आगे आते हैं। आवाज़ आपकी चली गई। जी, उनसे एक्चुअल में राहुल गांधी के बारे में पूछा गया था और स्पेसिफिक सवाल ये था कि राहुल गांधी ने 2 भारत जोड़ो यात्राएं की, फिर आप उन्हें विभाजनकारी क्यों कहते हैं? तो योगी आदित्यनाथ का कहना था कि 6 दशक तक ये क्या कर रहे थे? अपने नाना, दादी और पिता से पूछें, उनका भारत जोड़ो, भारत तोड़ो का हिस्सा है। और राहुल गांधी अगर दक्षिण में जाएंगे तो उत्तर भारत की निंदा करेंगे, उत्तर में जाएंगे आएंगे तो दक्षिण की निंदा करेंगे, अगर भारत के बाहर जाएंगे तो भारत की निंदा करेंगे। इनके आचरण को देश समझ चुका है, लेकिन देश की राजनीति में भाजपा के लिए राहुल गांधी जैसे कुछ नमूने होने जरूरी हैं।
और जी, भारत मैं को 2 बातें श्रेष्ठ मैं जी, भारत। जी, 2 बातें बड़ी स्पष्ट हैं। 2 हाँ, बातें बड़ी स्पष्ट ये हैं कि पहली बात तो नवंबर 2024 में जब दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय के पास दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है, हालाँकि कांग्रेस अपना एड्रेस अलग बताती है। जब वहाँ पे कांग्रेस के नए मुख्यालय का उद्घाटन हुआ, तब राहुल गांधी ने कहा कि आई एम फाइटिंग इंडियन नेशन स्टेट। मैं भारतीय राष्ट्र राज से लड़ रहा हूँ। एक लीडर ऑफ अपोजिशन जो है, वो नक्सलवादी भाषा बोल रहा है कि मैं भारत देश से लड़ रहा हूँ। तो राहुल गांधी को पहले ये स्पष्ट करना चाहिए कि वो भारत के प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं। उनका उनका एम्बिशन भारत के प्रधानमंत्री बनने का है या वो देश को नष्ट करना उनका एम्बिशन है। भारतीय राष्ट्र से अगर कोई लड़ रहा है, तो वो भारत के नक्सलाइट हैं। च छत्तीसगढ़ में भारतीय राष्ट्र से अगर कोई लड़ रहा है, तो वो पाकिस्तान की आईएसआई है, वो पाकिस्तान का लश्कर-ए-तैयबा है, वो पाकिस्तान का जैश-ए-मोहम्मद है, वो पाकिस्तान का हिज़्बुल मुजाहिदीन है, या इंडिया के अंदर जो मुस्लिम संगठन है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जिसको भारत सरकार ने बैन कर दिया है। क्या राहुल गांधी जो देश से लड़ रहे हैं, क्या वो वही काम कर रहे हैं जो आईएसआई कर रही है? दूसरी बात, राहुल गांधी जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। आखिरी बार देश में जाति आधारित जनगणना देश को तोड़ने के लिए, जाति के आधार पर देश को खंड-खंड करने के लिए अंग्रेजों ने 1931 में कराई थी और 1941 में भी हुई थी, लेकिन उसके आंकड़े बाहर नहीं आए। नेहरू जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद पहले ये बड़ा फैसला किया कि जाति के आधार पे जनगणना नहीं होगी और 51 में, 61 में, 71 में, 81 में, 2001 में, 2011 में यानी पूरे 60 साल जाति आधारित जनगणना नहीं हुई। दूसरी बात, अगस्त 1990 में जब मंडल कमीशन आयोग की सिफारिशों को पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने के बारे में तब के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने घोषणा की, तब कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। राजीव गांधी उस समय लीडर ऑफ अपोजिशन थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उन्होंने मंडल आयोग के विरोध में 2.5 घंटे का भाषण लोकसभा में दिया था। तो राहुल गांधी को आज ये बताना चाहिए कि आखिरकार कि नेहरू गलत थे, इंदिरा गांधी गलत थी, नरसिम्हा राव गलत थे, मनमोहन सिंह गलत थे, राजीव गांधी गलत थे और वो ही सही हैं। दूसरी बात, वो जातीय जनगणना क्यों चाहते हैं? वो वो जाति जनगणना चाहते हैं जो अमेरिकन चर्च संगठन है, जो जोशुआ प्रोजेक्ट है, JOSHUA प्रोजेक्ट है, नेट पे इसके बारे में सूचना उपलब्ध हैं। जोशुआ प्रोजेक्ट भी यही है कि भारत को जातियों में बाँटो, समाज को उसकी सांस्कृतिक विरासत से अलग करो, समाज को संस्कार विहीन करो, और सनातन धर्म की जो मूल्य हैं, जो मान्यताएँ हैं, जो तीज हैं, जो त्योहार हैं और जो प्राचीन जो परंपराएँ हैं, उनको नष्ट करो ताकि लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना आसान हो जाए। जोशुआ प्रोजेक्ट की वेबसाइट पर उत्तर प्रदेश के, यूपी के, देश के हर जिले के बारे में एक-एक गाँव की आबादी का आंकड़ा मौजूद है। और ये सारा आंकड़ा 2014 तक जो हमारी इटालियन नेता हैं कांग्रेस की सोनिया गांधी की सरकार ने उनको उपलब्ध कराया है। जोशुआ प्रोजेक्ट को ये मालूम है कि उत्तर प्रदेश में जाटों की कितनी जातियाँ हैं, कितनी उपजातियाँ हैं। जोशुआ प्रोजेक्ट को ये मालूम है कि भारत में 100 किस्म के ब्राह्मण होते हैं, 100 जातियाँ ब्राह्मणों की हैं। जोशुआ प्रोजेक्ट को ये म ओ इ य तो और दूसरी बात 2011 से 13 के बीच में जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, तब एक सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कराई गई थी और आपको याद होगा 2015 में उस समय जो मिनिस्टर थे फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली और ये डिमांड की गई, कांग्रेस ने अपनी सरकार रहते हुए सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे का जो आंकड़ा था, वो कभी पब्लिक नहीं किया, वो कभी रिलीज़ नहीं किया। जब ये सत्ता से बाहर हो गए, तब इन्होंने शोर मचाना शुरू किया कि उस डाटा को रिलीज़ किया जाए। तब अरुण शोरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि उस सोशियो इकोनॉमिक सर्वे में 46 लाख नई जातियाँ आई हैं। 46 लाख जातियाँ देश में हैं। अब आप बताइए कि 46 लाख जातियों का डाटा को टेबुलेट करना, उनको श्रेणियों में बाँधना कितना कठिन काम है।
तो राहुल गांधी चाहते हैं कि भारत को जो जातियां तब तक 46 लाख थी, अब वो 92 लाख हो गई होंगी। तो 92 लाख जातियों में देश को बांट दिया जाए, ताकि जो है जो योगी जी और मोदी जी जो देश को एक सांस्कृतिक एकता के आधार पर सूत्रबद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। भारत की राष्ट्रीय एकता अखंडता का आधार केवल पॉलिटिकल नहीं है, वो केवल सेना नहीं है, वो आधार हमारा सांस्कृतिक भी है। भगवान राम उत्तर और दक्षिण की एकता के प्रतीक हैं। भगवान कृष्ण ईस्ट और वेस्ट की एकता के प्रतीक हैं। ये बात आज के लोगों को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जो हमारे ऊपर जो 800 साल जो तुर्कों का, अरबों का, ईरानियों का, अफगानों का, अंग्रेजों का राज रहा, तो हमारा भी जो है हम धर्म हैं, हम रिलीजन नहीं है। हमारा कोई भी पैगंबर आसमान में नहीं, कोई हमारा खुदा, अल्लाह, गॉड आसमान में नहीं बैठा है, और ना ही उसने किसी पैगंबर को धरती पे उसने भेजा है। हमारी कोई किताब नहीं है। यहूदी, ईसाई, इस्लाम, ये तीनों रिलीजन का बेसिक सॉफ्टवेयर, बेसिक स्ट्रक्चर एक है। एक एक ऑलमाइटी अथॉरिटी है जो आसमान में बैठी है। एक उसने पैगंबर भेजा है और वो एक किताब लेके आया है। उस किताब को आपको आंख मूंद के मानना है। यहूदियों की ओल्ड टेस्टामेंट है, क्रिश्चियनिटी की न्यू टेस्टामेंट है, बाइबल है, और इस्लाम में कुरान है। सनातन में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। हमारा गॉड, हमारा भगवान हमारे हमारे अनाहत चक्र में है, हमारे हमारे हृदय में है। और जिसको उस शक्ति को जागृत करना है, उसका रास्ता पातंजलि योग सूत्र में बताया गया है, और उसको समझने का सबसे आसान तरीका है बाबा रामदेव का सुबह होने वाला 5 बजे का योग शिविर। तो राहुल सही। गांधी को ये बताना चाहिए कि वो अपने पिता के और अपनी दादी के और अपनी दादी के पिता के दिखाए गए मार्ग का विरोध क्यों कर रहे हैं, और जातिगत जनगणना से वो भारतीय राष्ट्र राज्य के लिए, भारत के 140 करोड़ लोगों के कल्याण के लिए कौन सा नया काम वो करना चाहते हैं। इसीलिए योगी जी ने आज साफ साफ कहा कि वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, वो भारत तोड़ो यात्रा है। और आज भी वो संविधान संविधान चिल्ला रहे हैं। आज भी वो कह रहे हैं कि जाति जाति जनगणना होके रहेगी। तो भाई आप बताइए ना कि कौन सा लार्जर सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जाति जनगणना से मीट हो जाएगा, ये आप बताइए। और राहुल, और डिलिमिटेशन जो होने वाला है लोकसभा की सीटों का, जो परिसीमन होने वाला है लोकसभा की सीटों का, उसके लिए जो डीएमके के मुख्यमंत्री स्टालिन शोर मचा रहे हैं कि जो है साउथ की सीटें कम हो जाएंगी, दक्षिण भारत के राज्यों की सीटें कम हो जाएंगी, वो हिंदी राज्य हावी हो जाएंगे और देश का बड़ा अहित होगा। राहुल गांधी ने अपने तेलंगाना के कांग्रेस के मुख्यमंत्री को उस बैठक में भाग लेने के लिए भेजा। कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार भी गए, लेकिन कांग्रेस ने आज तक डिलिमिटेशन के बारे में अपना ये स्टैंड ये नहीं बताया कि क्या वो स्टालिन से सहमत है या नहीं। तो राहुल गांधी खुल करके देश तोड़ने के एजेंडा पे काम कर रहे हैं। और योगी जी तो, मैं तो कहूंगा, उन्होंने बहुत ज्यादा उन्होंने जो है रियायत की, उन्होंने बहुत सस्ते में छोड़ दिया। उन्होंने राहुल गांधी के लिए उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। वरना बिल्कुल उनका बिल्कुल। तो वरना उनके जो कारनामे हैं और उनकी माता जी के जो कारनामे हैं, जॉर्ज सोरोस का तो उन्होंने नाम भी लिया आज अपने इंटरव्यू में। जॉर्ज सही। सोरोस के काले पैसे से जिस तरीके से देश तोड़ने का अभियान पिछले 10 साल से चल रहा है, और जो किसान आंदोलन के नाम पे हुआ है, क्या छुपा हुआ है वो? इन लोगों को देश से कोई लगाव नहीं है। एक सवाल और पूछा गया वीरेंद्र जी। सवाल था कि साहब असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि आपके राज्य में मुसलमान खतरे में हैं। तो उनका जवाब था कि मुसलमान खतरे में नहीं है, उनकी वोट बैंक की राजनीति खतरे में है। जिस दिन अपने पूर्वजों को भारतीय मुसलमान समझ जाएगा, उस दिन इन सबके बोरिया बिस्तर बंद जाएंगे। और इसीलिए ये लोग इस प्रकार की भड़काऊ बातें करते हैं। भारत के मुसलमानों को याद रखना होगा कि वो तभी सुरक्षित हैं जब हिंदू सुरक्षित हैं, हिंदू परंपरा सुरक्षित है, तब वो सुरक्षित है। एक और सवाल पूछा गया कि हिंदू कहाँ खतरे में हैं। तो उन्होंने कहा कि कश्मीर के अंदर क्या हुआ था, अभी बांग्लादेश के अंदर क्या हुआ है,
पाकिस्तान में क्या पाकिस्तान में क्या हुआ हुआ? है? हाँ, हाँ। 1947 से पहले पाकिस्तान बांग्लादेश दोनों भारत के हिस्से थे। ये इतिहास है, ये सच्चाई है। कश्मीर में 100 हिंदू परिवारों के बीच रहने वाला एक मुस्लिम परिवार सुरक्षित है, लेकिन क्या 100 मुस्लिम परिवारों के बीच 50 हिंदू परिवार भी रहते हैं तो क्या वो सुरक्षित हैं? बहुत सीधा जवाब उन्होंने दिया। देखिए, जो बात आप अगर ध्यान से देखिए, योगी जी के भगवा कपड़ों को दिखा करके और योगी जी को कट्टर हिंदू नेता साबित करने का प्रयास केवल इसीलिए होता है कि अगर योगी जी के अगर 8 साल पूरे हो गए, बिना किसी बड़े दंगे के, योगी जी के राज में अयोध्या का मंदिर बन गया। योगी जी के राज में संभल में अब तक 68 में 54 तीर्थ स्थल खोजे जा चुके हैं। 19 कूप खोजे जा चुके हैं। वहाँ पे परिक्रमा मार्ग का निर्माण हो रहा है और जिस स्पीड से सरकार काम कर रही है, मुझे दृढ़ विश्वास है कि आने वाले 1 साल के अंदर संभल एक तीर्थ स्थल होगा। और योगी जी का जो इंटेंट है और जो पॉलिटिकल स्टाइल है, जो मुसलमानों को एक वोट बैंक बनाए रखने के लिए जो जिहादी मानसिकता काम करती है, जो इस्लामिक रेडिकलिज्म की जो नीति पे चलते हैं इस्लामिक लीडरशिप यानी इस्लामी कट्टरवाद। बस नारा तकबीर अल्लाह अल्लाहू अकबर इस्लाम खतरे में है, यही नारा इनका होता है और इनको डरवाओ हिंदुओं से। और योगी जी के राज में जिस तरीके से संगठित अपराधियों की कमर तोड़ी गई है, ज़ाहिर है उसमें मुसलमान भी हैं, उसमें हिंदू भी हैं, सभी हैं। तो अगर जिहाद कमज़ोर होगा, तो फिर सेकुलरिज़्म कमज़ोर होगा। जिहाद कमज़ोर होगा, तो फिर ये समाजवाद भी कमज़ोर होगा। अगर समाजवाद और सेकुलरिज़्म कमज़ोर होगा, तो ये मुसलमानों को एक वोट बैंक बना करके भेड़-चाल से वोट करवाने वाली जो राजनीति है और जो पिछले 40 साल से ये परंपरा चली आ रही है कि मुसलमानों को केवल एक ही ऑप्शन दिया गया है कि आप केवल उसको वोट करोगे जो बीजेपी को हरवाए। मैं आपको 2 उदाहरण देता हूँ। 2009 के लोकसभा चुनाव में हैदराबाद से भारतीय क्रिकेट टीम के भूतपूर्व कप्तान अजहरुद्दीन आके चुनाव लड़े लोकसभा के से कांग्रेस के टिकट पर। वो चुनाव जीत गए। वो एक बार केवल 5 साल में आए पर्चा फाइल करने। कभी किसी मुसलमान ने कभी पूछा नहीं कि भैया हमारा एमपी आज तक क्यों नहीं आया? दूसरा उदाहरण, इसी अभी 2024 के चुनाव में गुजरात से एक क्रिकेट खिलाड़ी इरफान पठान, वो बंगाल की एक लोकसभा सीट से लड़ा और जहाँ से वो जो कांग्रेस के नेता थे अधीर रंजन चौधरी, ममता बनर्जी के खिलाफ वो अभियान चला रहे थे। ममता बनर्जी को उनको सबक सिखाना था। वहाँ पे 55 से 58% के बीच में मुस्लिम आबादी है। सारे मुसलमानों ने इरफान पठान को वोट दे दिया। किसी ने ये नहीं पूछा भाई ये गुजरात का आदमी बंगाल में कैसे आके इलेक्शन लड़ रहा है और वो भी कभी नहीं जाएगा लौट के वहाँ पे दोबारा। तो ये जो मुसलमानों की राजनीति है, योगी जी ने पिछले 8 सालों में इस राजनीति की जो विश्वसनीयता है, उसको बहुत गहरा आघात पहुँचाया है। इसको लेकर के समाजवादी पार्टी और ये ओवैसी बहुत परेशान हैं कि यार ये कैसा आदमी है कि हम इस आदमी को हम बताते हैं बहुत बड़ा खतरा है मुसलमानों के लिए और ये तो मुसलमानों के लिए भी को हर योजना का लाभ पहुँचा रहा है, जो हिंदू को मिल रहा है। मैं आपको गिनाता हूँ जैसे आवास है, फ्री बिजली कनेक्शन है, फ्री एलपीजी गैस कनेक्शन है, फ्री पानी कनेक्शन है, टॉयलेट है, आयुष्मान भारत है और पीएम किसान सम्मान योजना है और ये जो निःशुल्क मिल रहा है गेहूँ और चावल, ये 8 योजनाओं का लाभ सबको मिल रहा है, बिना किसी जाति मज़हब के भेदभाव के। अभी जो बीजेपी ने घोषणा की है कि हम बिहार में 32 लाख जो है गिफ्ट हैम्पर क्या नाम दिया है उसका बीजेपी ने, वो हम बाँटेंगे, तो वो सबको मिलेंगे। तो ये यूपी में पहली बार हो रहा है। और आप किसी भी ज़िले में चले जाइए, मैं तो ईस्टर्न यूपी के ज़िलों में गया हूँ, आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस योजना के सब एज़ ए सिंगल ग्रुप, एज़ ए वन कम्युनिटी सबसे बड़े बेनिफिशियरी हैं मुसलमान।
और दूसरी बात जो अभी शोर फिर मचेगा, जो वक्फ बिल आ रहा है, जो ये जो वक्फ बिल पास हो जाएगा, हमें हमें मुसलमानों को इश्यू के बारे में बात करते समय एक बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए, ये बात सारे मुसलमान की नहीं करते हैं। केवल मुसलमानों का जो अपर कास्ट है, यानी अशराफिया, शेख, सैयद, तुर्क, पठान और उसमें भी सैयद और तुर्क, सब इनका इस्लाम सदैव खतरे में रहता है। और जितने मुसलमानों की संस्थाएँ हैं, वो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी हो, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर दिल्ली हो, दारुल उलूम देवबंद हो, लखनऊ का नदवातुल उलेमा हो, पटना की इमारत शारिया हो, हर संस्था पर मुसलमानों पे कब्जा इन्हीं शेख और सैयद का है। ये कभी भी जो पसमानदा मुसलमान है, जो दलित मुसलमान है, ये कभी उसको वहाँ फटकने नहीं देते। तो इनको लग रहा है कि अगर गरीब मुसलमानों को जिस तरीके से योगी जी के राज में जो संरक्षण मिल रहा है और हर बीजेपी रूल्ड स्टेट में संरक्षण मिल रहा है, उनको कोई समस्या नहीं है, उनको कोई सुरक्षा की समस्या नहीं है, कोई दंगा नहीं हो रहा, लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक है, वो किसी माफिया एक्टिविटी में नहीं है, कहीं उनकी प्रॉपर्टी पे बुलडोज़र नहीं चल रहा है। ये खतरा है समाजवादी पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को, कांग्रेस को और ओवैसी को, जिसके चलते वो परेशान हैं। और जो अब होगा, आपको ध्यान होगा, पिछले वर्ष सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला आया था यूपी मदरसा एक्ट के बारे में। यूपी मदरसा एक्ट को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्वैश कर दिया था, कहा ये नल एंड वॉइड है। और उसके बाद जो है इसके बारे में इसके बाद अपील की गई। तो सुप्रीम को और उस मदरसा एक्ट में आलिम और फाजिल की डिग्री को बीए, एमए के बराबर माना गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि ये बीए, एमए की डिग्री देने का अधिकार केवल यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से प्रमाणित और मान्यता प्राप्त किसी यूनिवर्सिटी को ही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहेल किया और वहाँ पे ये मांग की गई कि इस मदरसा एक्ट को क्वैश कर दिया जाए। यूपी गवर्नमेंट ने कहा नहीं, मदरसा एक्ट हम चाहते हैं और हम इस एक्ट के तहत अब मदरसों का जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, उसको हम निर्धारित करेंगे। लोगों को जानकारी नहीं है, मदरसों में आज भी फतवा आलमगीरी पढ़ाया जाता है, जो 10 वॉल्यूम की पुस्तक है और उसमें केवल जिहाद है। आज भी हमारे बच्चों को ये ज़हरीला पाठ मदरसों में पढ़ाया जा रहा है और जिस दिन ये खत्म हो जाएगा उ उस दिन फिर ये ओवैसी और ये जो अशराफिया मुसलमान है, ये फिर चिल्लाएगा क्योंकि ये मज़हब का डर दिखा करके और अल्लाह का डर दिखा करके, मज़हब का डर दिखा करके ये मुसलमानों को भेड़ की तरीके से एक बाड़े में बंद रखना चाहते हैं। वो काम जो है अब धीमे-धीमे योगी जी ने उसकी ये जो राजनीति है, इसकी जड़ों पे जो हमला किया है और जो कमज़ोर किया है और मुसलमान अब मुख्य धारा में जो आना शुरू हुआ है, उससे ये बेचैन हैं। वक़्फ़ प्रॉपर्टी से भी 90% मुसलमानों की हित का कोई मतलब नहीं है। केवल जो अशराफिया है, शेख सैयद, इन्होंने जो अवैध कब्ज़े कर रखे हैं अरबों-खरबों की प्रॉपर्टी पर, वो प्रॉपर्टी अब इनसे छीनेगी, इसलिए चिल्ला रहे हैं ये। और ये चिल्लाते अच्छा, रहेंगे ऐसे। एक सवाल अखिलेश यादव पर भी पूछा गया कि वो कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में होने के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन ये फर्जी है और सिर्फ लीपापोती है। तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि साहब, प्रयागराज में 66 करोड़ लोग आए। क्या आपने किसी श्रद्धालु को ये कहते हुए सुना कि उसे लूट लिया गया? क्या किसी महिला को ये कहते हुए सुना कि उसके साथ छेड़छाड़ हुई? क्या किसी व्यापारी ने कहा कि उसे पैसे देने के लिए मजबूर किया गया? वहां से कोई अपहरण की शिकायत आई क्या? और इससे बेहतर उदाहरण और क्या हो सकता है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है एकदम दुरुस्त है? देखिए ऐसा है पिछले 8 साल में यूपी विधानसभा में हर साल 3 सत्र होते हैं। प्रत्येक सत्र में समाजवादी पार्टी 2 ही मुद्दे उठाती है कि लॉ एंड ऑर्डर बड़ा गड़बड़ है और साहब वो जो है प्राइमरी स्कूल में टीचरों की नियुक्ति में पिछड़े वर्ग को लोगों को उनका अधिकार नहीं दिया गया। 70,000 पद थे, उसमें 52,000 लोग जो अभ्यर्थी हैं, वो पिछड़े वर्ग के हैं, जबकि उनका आरक्षण मात्र 27% है। अब मैं आपके दर्शकों पे छोड़ता हूँ कि 70,000 में अगर 52,000 पद दिए गए हैं ओबीसी को,
तो उनका ये शेयर कितने परसेंट हुआ। और समाजवादी पार्टी के हताशा की तो अब ये हाल है, जब तक उत्तर प्रदेश में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का ऑफिस में ताला नहीं डाल दिया जाता, जब तक डीजीपी का पद एबॉलिश नहीं कर दिया जाता, तब तक वो कहेंगे साहब लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब है। अगर लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छी है, तो क्या ज़रूरत है हर जिले में एसपी की? क्या ज़रूरत है पूरे प्रदेश में लगभग 1600 थाने की ज़रूरत क्या है? क्या ज़रूरत है पीएससी की? क्या ज़रूरत है डीजी पुलिस की? तो ये इस तरह का कुतर्क है। मैं पूछता हूँ, लॉ एंड ऑर्डर इज़ अ मैटर ऑफ परसेप्शन। यूपी के इतिहास में संगठित अपराध के खिलाफ जितना बड़ा काम योगी आदित्यनाथ की सरकार में हुआ, वो कभी नहीं हुआ। और सबसे बड़ा उदाहरण है मेरठ का सोतीगंज। गाड़ियों की चोरी का सबसे बड़ा बाज़ार था। आज वहाँ क्या गाड़ियाँ चोरी होके कटने के लिए आती हैं? क्या यूपी में आज गायों की स्मगलिंग होती है बिहार बंगाल के रास्ते बांग्लादेश को? क्या यूपी में आज गाय का क्या क्या आज भी गाय का मांस, गाय काट करके क्या गाय का मीट क्या हर जगह आसानी से मिलता है? क्या आज भी कहीं पर भी ये लैंड माफिया की ये हिम्मत है कि वो जो चाहे ज़मीन कब्जा कर ले और उसपे बिल्डिंगें बना के बेच दे? जैसा लखनऊ में, कानपुर में हर जगह हो रहा था। अब केवल एक आंकड़ा उठा लीजिए कि यूपी के 10 बड़े शहरों में महिलाओं के चेन छीनने की घटनाएँ कितनी हुई। केवल एक एक आंकड़ा उठा लीजिए। और दूसरा आंकड़ा ये उठा लीजिए कि यूपी के बड़े शहरों में जो व्यापारी पैसा लेके चलते हैं, या जो व्यापारी का मुनीम पैसा लेके बैंक जमा करने जाता है, इस तरीके की राजनीति और या पैसे की लूट की यूपी में घटनाएँ 2017 के पहले कितनी थी और पिछले 8 साल में कितनी हुई हैं। ये आंकड़ा देख लीजिए, आपको सबसे मालूम हो जाएगा। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अगर रुक जाएगा, तो जो रिटेल क्राइम है, जो छुट-पुट क्राइम है, वो अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, ये छोटे-मोटे माफिया थे। तो और सबसे बड़ा माफिया राज तो आपके वेस्टर्न यूपी में था। क्या कहते हैं वहाँ के लोग आज की तारीख में? तो लॉ एंड ऑर्डर इनके पास एक ही मुद्दा है। औ और जब इन्हें कुछ नहीं मिलता है, तो ये इशारों-इशारों में योगी जी की जाति पे आ जाते हैं, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं कर पाते हैं। उनकी समस्या केवल ये है कि हमने 1990 से लेकर के जो हमने जाति के ज़हर का जो पेड़ बोया था और उसके बल पे जो हमने मौज मारी है और जो अथाह संपत्ति बनाई है, योगी जी के के कारण वो इनका महल अब धराशायी हो रहा है। समस्या केवल ये है। और योगी जी ने जो अगले चुनाव के बारे में कहा है, लोगों को लगता है कि ये भी कोई एक जैसे अन्य पार्टियों में नेता होते हैं, कि ये भी जो है योगी जी किसी भी पावर स्ट्रगल में शामिल नहीं हैं। वो सत्ता की दौड़ में नहीं है। पार्टी मुख्यमंत्री बनाएगी ठीक है, नहीं बनाएगी तो भी ठीक है। वो अपना काम कर रहे हैं, वो करेंगे। तो लोग ये चाहते हैं कि भई कि बीजेपी में भी जो है वो सत्ता का संघर्ष हो, पावर स्ट्रगल हो और खूब जो है चटपटी खबरें आएँ कि योगी जी में और मोदी में डिफरेंस हो गया, योगी अमित शाह में डिफरेंस हो गया। ये लोग ये चटपटी खबरें चाहते हैं क्योंकि हम पिछले 70 साल से यही सब देखते आए हैं। हर राज्य में यही होता आया है और यूपी में ये हो नहीं रहा है। समस्या केवल सही है। ये है। और चलते-चलते ज़रा बेरोज़गारी का जो हल्ला लोग करते हैं, उस पर योगी जी ने क्या कहा है और आज ही कहा है, सुन लेते हैं। 8.5 लाख से अधिक नौजवानों को नौकरी दी है, सरकारी नौकरी दी है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा 60,000 पुलिस भर्ती की प्रक्रिया संपन्न हुई है। 60,000 में से 12,000 में तो केवल बेटी ही सिलेक्शन हुई है। बहनों और भाइयों, ये कभी नहीं हुआ था। इतने बड़े पैमाने पर नौकरी, परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम, एमएसएमई के माध्यम से पहले ये लोग समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया पैदा करते थे। ये तो बात सही है वीरेंद्र जी के योगी जी कह रहे हैं कि 8 लाख युवाओं को हम सरकारी नौकरी दे चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन केवल सरकारी नौकरी की बात नहीं है। अभी महाकुंभ में आप देख लीजिए कितना बड़ा कारोबार हुआ है। इसके अलावा एसएमई और इसके मैं अलावा भी आपको जी, इतने इतने लेट मी रोजगार के लेट मी अवसर उपलब्ध कराए हैं। लेट मी प्लेस द बेसिक डाटा।
भारत के किसी भी राज्य में आबादी और नौकरी का अनुपात, यानी जिस राज्य में जो आबादी है, उसका 1.5 से 2.25% लोग ही की ही सरकारी नौकरियां हैं। अगर यूपी में 25 करोड़ की आबादी है, इसका मैक्सिमम 2.25% को ही सरकारी नौकरी मिल सकती है। और जब हम नौकरी की बात करते हैं, तो सरकारी नौकरी की बात करते हैं। सरकारी नौकरी में और अगर 25 करोड़ में हर साल अगर 70 लाख 80 लाख लोग अगर रोजगार के बाजार में आते हैं, तो सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। और दूसरी बात, जो एक ये जो परसेप्शन बनाया गया है कि जो भी आरक्षित वर्ग के लोग हैं, उन सबको सरकारी नौकरी ही मिलेगी, ये संभव नहीं है। यूपी में जो जो कुल सरकारी कर्मचारियों की संख्या है, वो लगभग 16 लाख है। तो और ये जो समाजवादी पार्टी की ओर से और राहुल गांधी की ओर से ये जो झूठ फैलाया जाता है कि हम आरक्षण को बढ़ा देंगे, ठीक है बढ़ा देंगे। अगर आरक्षण अगर 27 है, इसे आपने 54 कर दिया, तो क्या जो सरकारी नौकरियों की संख्या है, क्या वो 16 लाख से बढ़ के 32 लाख हो जाएगी? वो संख्या 16 लाख ही रहेगी। और उसके अतिरिक्त नौकरी और रोजगार में लोगों को फर्क अंतर सीखना होगा। और यूपी में पिछले 8 सालों में जो 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक का जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, योगी जी जब मुख्यमंत्री बने थे, तब यूपी में जो टोटल बिजली सप्लाई हो रही थी, वो 16,000 मेगावाट थी। वो इस साल 30,000 मेगावाट से ऊपर जाएगी। अगर बिजली की जो खपत हमारे यहाँ डबल हो गई है, तो क्या उससे आइसक्रीम बन रही है? उसका इस्तेमाल छोटे-मोटे धंधों में भी हो रहा है, घरों में भी हो रहा है। लेकिन डोमेस्टिक पावर कंजम्पशन की एक लिमिट है। इसका असली कंजम्पशन बढ़ा है उद्योग में और कमर्शियल सेक्टर में। और पावर प्र और ये पावर कंज्यूमर 4 कैटेगरी के होते हैं, डोमेस्टिक, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और किसान, एग्रीकल्चर सेक्टर यानी रूरल सेक्टर। तो ये जो है, जो ये भ्रम पैदा किया जाता है कि नौकरी का मतलब सरकारी नौकरी और जो वर्ग आरक्षित वर्ग का है, सबको सरकारी नौकरी मिलेगी, ये संभव ही नहीं है। और अगर अखिलेश यादव को और समाजवादी पार्टी को जब वो नौकरी को लेकर आरोप लगाते हैं, तो उनको ये बताना चाहिए कि 2012 से 17 के बीच में उन्होंने कितने लोगों को सरकारी नौकरी दी। योगी जी के राज में हाँ, कई सही बात है। भर्तियाँ तो खाली जो है केवल पुलिस में और प्राइमरी टीचर्स की हुई हैं। और अगर जो है आज यूपी में 80 मेडिकल कॉलेज हैं, यूपी में दर्जन भर आपके नर्सिंग कॉलेज हैं, ये सब और आज भी 80 मेडिकल कॉलेज होने के बावजूद और कई गुना संख्या बढ़ गई नर्सिंग कॉलेजेस की, उसके बावजूद देश के हर राज्य में इंक्लूडिंग यूपी पैरामेडिकल स्टाफ की और डॉक्टरों की कमी है। लेकिन उसको और जो अखिलेश जी बताएं कि उन्होंने इस कमी को दूर करने के लिए क्या किया। आज बिल्कुल सही 45 है। मेडिकल कॉलेज सरकारी हैं, या तो चल रहे हैं या उन पे निर्माण कार्य चल रहा है और सब अगले 1 साल में 2 साल में सब में एकेडमिक सेशन प्रारंभ हो जाएगा। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद वीरेन जी, जुड़ने के लिए, इतना समय निकालने के लिए और एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।